हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोशल साइंस सिंप्लीफाइड में। आज हम कवर करेंगे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने कम्युनलिज्म को समझा था। अब बात करते हैं अपनी दूसरी आइडियोलॉजी सेक्युलरिज्म पर। सेक्युलरिज्म क्या है? सेक्युलरिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें रिलीजन और स्टेट के बीच सेपरेशन की बात होती है। इसका मतलब है कि स्टेट किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल सपोर्ट नहीं देती और सभी रिलीजन्स को बराबर समझती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जहां गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं देती। इंडियन सेक्युलरिज्म के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स है: रिलीजियस इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड न्यूट्रलिटी इन गवर्नेंस। इंडिया में कम्युनलिज्म का होना डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म की आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए कई प्रोविजंस किए गए, जैसे नो ऑफिशियल रिलीजन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल नहीं बनाती। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशन सभी इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज को अपने धर्म को फॉलो करने, प्रैक्टिस करने और प्रोपेगेट करने की फ्रीडम देती है, और जो लोग रिलीजन को फॉलो नहीं करते उन्हें भी इस फ्रीडम का अधिकार है। रिलीजियस फ्रीडम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 प्रेजेंट है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन के बेसिस पर किसी भी इंडिविजुअल या कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसे इंश्योर करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 दिया गया है। स्टेट इंटरवेंशन, स्टेट रिलीजियस मैटर से जुड़े जरूरी केसेस में इंटरवीन कर सकती है। ये इंटरवेंशन इसलिए होता है ताकि सभी रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच इक्वालिटी बनाई रखी जा सके। इंडिया में अनटचेबिलिटी पर बैन, जो कि आर्टिकल 17 के अंदर लिखा गया है, पर्सनल लॉ रिफॉर्म्स, एजुकेशनल लॉ रिफॉर्म्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज सभी स्टेट इंटरवेंशन के एग्जांपल्स हैं। थर्ड सोशल डिवीजन है कास्ट, जो खास तौर पर भारत में ही देखा जाता है। हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ सोशल इनइक्वालिटी और डिवीजन ऑफ लेबर है। ज्यादातर सोसाइटीज में ऑक्यूपेशंस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास की जाती हैं। कास्ट सिस्टम इसका एक्सट्रीम फॉर्म है। कास्ट सिस्टम में लोगों को उनकी जॉब या ऑक्यूपेशन उनके परिवार से मिलती थी और ये काम उन्हें रिलीजियस रिचुअल्स के थ्रू मानना पड़ता था। सेम कास्ट ग्रुप के मेंबर्स एक सोशल कम्युनिटी बनाते थे और ऑक्यूपेशन, मैरिजेस एंड शेयरिंग अपने कास्ट ग्रुप तक ही सीमित रखते थे। इस सिस्टम में हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन और सोशल हायरार्की ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और इसके कारण लोगों के बीच स्ट्रिक्ट सोशल डिवीजन और डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा मिला। काफी समय तक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट ज्योतिबा फुले, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, गांधी जी और नारायण गुरु जैसे सोशल रिफॉर्मर्स अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस देते रहे। समय के साथ हुए कुछ सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस के कारण मॉडर्न इंडिया में कास्ट सिस्टम में काफी चेंजेस देखने को मिले। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, लिटरेसी और एजुकेशन के ग्रोथ, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी और विलेजेस में लैंडलॉर्ड्स की पोजीशन के वीकन होने से कास्ट हायरार्की के पुराने नोशन ब्रेक होने लगे। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ऑफिशियली प्रोहिबिट किया और अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज को स्टार्ट कर दिया, जैसे रिजर्वेशंस, ताकि हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को एड्रेस किया जा सके। पर आज भी कास्ट बेस्ड सोशल डिवीजन को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका है। कास्ट आज भी इकोनॉमिक स्टेटस से क्लोजली लिंक्ड है। आज भी कई सारी इंडियन फैमिलीज सेम कास्ट वाली मैरिजेस को ही अप्रूव करती है। कास्ट की हिस्ट्री और करंट कंडीशन को तो हमने डिस्कस कर लिया, पर क्या आपको पता है कास्ट एंड पॉलिटिक्स एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? कास्ट एंड पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकल सिस्टम और डिसीजन में कास्ट का इम्पैक्ट, या किस तरह से लोगों की कास्ट आइडेंटिटी उनके पॉलिटिकल चॉइसेस और एक्शंस को अफेक्ट करती है। पॉलिटिक्स पर कास्ट का इफेक्ट कैसे होता है? इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाली पार्टीज को पता है कि ज्यादा से ज्यादा वोट्स हासिल करने के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। फॉर इंस्टांस, अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ओबीसी कास्ट काफी सिग्निफिकेंट है तो पार्टी वहां ओबीसी कैंडिडेट को नॉमिनेट कर सकती है ताकि ओबीसी वोटर्स का सपोर्ट मिल सके। इस तरह से कास्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करते हैं कि डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स की नीड्स और इंटरेस्ट को एड्रेस किया जा सके और इलेक्शन जीतने के चांसेस बढ़ाए जा सके। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स अपने कैंपेन्स में कास्ट सेंटिमेंट्स का भी यूज करते हैं ताकि अलग अलग कास्ट ग्रुप से सपोर्ट मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पार्टी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को अट्रैक्ट करना चाहती है तो वो शेड्यूल कास्ट के इश्यूज, कंसर्न्स और अचीवमेंट्स को अपने मैनिफेस्टो और स्पीचेस
में प्रोमिनेंटली इंक्लूड कर सकती हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे ग्रुप्स को मोबिलाइज करने की कोशिश कर सकती है जो पहले इंफीरियर या कमज़ोर समझे जाते थे। ये बदलाव यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज और इक्वल वोटिंग राइट्स के प्रिंसिपल्स की वजह से हुआ है, जिसमें हर पर्सन का वोट बराबर माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया में शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स को पहले बहुत कमज़ोर और इंफीरियर माना जाता था, लेकिन अब इन ग्रुप्स को इलेक्शन में इंपॉर्टेंस दी जा रही है। पॉलिटिकल पार्टीज इन ग्रुप्स को स्पेशल अटेंशन देती है, उनके इश्यूज को हाईलाइट करती है और उनका सपोर्ट गेन करने के लिए स्पेसिफिक स्कीम्स और पॉलिसीज अनाउंस करती है। इस तरह से ये ग्रुप्स पॉलिटिकल प्रोसेसेस में एक्टिव रोल प्ले करने लगे और उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा है। क्या इलेक्शन सिर्फ कास्ट पर ही डिपेंड करते हैं? इलेक्शंस में कास्ट का रोल तो जरूर होता है, लेकिन सिर्फ कास्ट के बेसिस पर इलेक्शंस जीतना मुश्किल है। कास्ट का इन्फ्लुएंस एक फैक्टर है, पर इलेक्शंस में कुछ और भी फैक्टर्स को कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कास्ट डाइवर्सिटी। इंडिया के किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसी कोई भी एक सिंगल कास्ट नहीं है जो मेजॉरिटी में हो, इसलिए हर कैंडिडेट और पार्टी को अलग अलग कास्ट और कम्युनिटीज का सपोर्ट जीतना पड़ता है। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि कोई भी कैंडिडेट या पार्टी सिर्फ एक कास्ट के बेस पे इलेक्शन नहीं जीत सकती। हर कैंडिडेट को डिफरेंट कास्ट और कम्युनिटीज के लोगों को अपने फेवर में लाना पड़ता है ताकि उन्हें ज्यादा वोट्स मिल सके और वो इलेक्शन जीत सके। इससे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा इंक्लूसिव और बैलेंस्ड होता है। वोट बैंक कॉन्सेप्ट, किसी भी पार्टी या कैंडिडेट के लिए पूरी कास्ट या कम्युनिटी के वोट्स जीतना इम्पॉसिबल है। जब लोग कहते हैं कि एक कास्ट एक पार्टी का वोट बैंक है, तो इसका मतलब होता है कि उस कास्ट के बहुत सारे लोग उस पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं देते। यानी पार्टी को उस कास्ट के मेजर पोर्शन का सपोर्ट मिलता है, लेकिन पूरी कास्ट का नहीं। इससे यह साफ होता है कि हर कास्ट के कुछ लोग दूसरी पार्टीज को भी वोट देते हैं और इसलिए किसी भी पार्टी को अलग अलग कास्ट और कम्युनिटीज से सपोर्ट जीतना जरूरी होता है। कैंडिडेट रिप्रेजेंटेशन, बहुत सी पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को कास्ट डाइवर्सिटी के हिसाब से चुनते हैं ताकि हर कास्ट को रिप्रेजेंटेशन मिल सके। कभी कभी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही कास्ट के कई कैंडिडेट्स भी होते हैं। ऐसी सिचुएशन में कास्ट ही ओनली इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर नहीं हो सकती। मतलब कैंडिडेट्स को अपने कास्ट के अलावा और भी फैक्टर्स पर फोकस करना पड़ता है, जैसे उनका डेवलपमेंट वर्क, पर्सनल इमेज और वोटर्स के साथ उनका कनेक्शन, ताकि वो ज्यादा वोट्स जीत सकें। इलेक्शन रिजल्ट्स, हमारे देश में रूलिंग पार्टी और सिटिंग एमपी या एमएलए अक्सर 1 या 2 टेन्योर कंप्लीट करने के बाद इलेक्शंस हार जाते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी पार्टी या कैंडिडेट की पोजीशन परमानेंट नहीं होती। हर इलेक्शन में वोटर्स का मूड और प्रेफरेंसेस बदल सकते हैं। तो फाइनली ये क्लियर हो गया है कि अगर कास्ट है सब कुछ होता तो ऐसे रिजल्ट्स नहीं आते। पर क्या पॉलिटिक्स भी कास्ट को इन्फ्लुएंस कर सकती है? ऑफ कोर्स यस, कास्ट पर भी पॉलिटिक्स का असर पड़ता है, पर कैसे? चलो समझते हैं। पॉलिटिक्स इन कास्ट मींस पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस कास्ट पर पड़ना। पॉलिटिक्स मेनली 3 तरीकों से कास्ट पर असर डालता है। पहला तरीका है कास्ट ग्रुप्स एक्सपेंशन। पॉलिटिकल पावर और सपोर्ट गेन करने के लिए कास्ट ग्रुप्स आपस में मिलने लगते हैं और नए कास्ट को भी अपने नेटवर्क में शामिल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिहार में यादव्स एंड कुर्मीज ने मिलकर अपने पॉलिटिकल पावर को बढ़ाया। दोनों कास्ट ने एक दूसरे को सपोर्ट करके अपना पॉलिटिकल नेटवर्क और इन्फ्लुएंस इंक्रीज किया, जिससे वो इलेक्शन में ज्यादा सक्सेसफुल रहे। दूसरा तरीका है कोलिशन और अलायंसेस। कास्ट ग्रुप दूसरे कास्ट या कम्युनिटीज के साथ अलायंसेस बनाते हैं ताकि ज्यादा सपोर्ट मिल सके। ये अलायंसेस पॉलिटिक्स के मैदान में ज्यादा स्ट्रेंथ और विजिबिलिटी के लिए बनती हैं। फॉर एग्जांपल, तमिलनाडु में डीएमके ने वीसीके को अपने साथ मिलाकर दलित वोटर्स का सपोर्ट गेन किया, जिससे उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ और विजिबिलिटी इलेक्शंस में बढ़ गई। तीसरा तरीका है इमर्जेंस ऑफ न्यू कास्ट ग्रुप्स। पॉलिटिक्स नए कास्ट ग्रुप को भी हाईलाइट करती है, जैसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट। ये नए ग्रुप्स कास्ट डायनामिक्स को और भी कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड बना देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब इंडिया में मंडल कमीशन बना तो उसने देखा कि कुछ कास्ट को एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में कम मौके मिल रहे हैं, जिस कारण इन्हें एक नया नाम मिला, बैकवर्ड क्लास। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद गवर्नमेंट ने इन बैकवर्ड क्लासेस को ज्यादा मदद देने का फैसला किया, जैसे रिजर्वेशन सिस्टम देकर। इससे पहले ये लोग अलग अलग कास्ट में थे, लेकिन अब इन्हें एक नया ग्रुप बनाकर रिकॉग्नाइज किया गया। इन सभी चेंजेस से कास्ट और पॉलिटिक्स का रिलेशन और भी गहरा होता है और कास्ट के इश्यूज को पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज के जरिए एड्रेस किया जाता है। रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कास्ट 2 तरीके के रोल प्ले करता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव रोल, जब पॉलिटिक्स में कास्ट डिफरेंसेस को एक्सप्रेस किया जाता है तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को अपने राइट्स और रिप्रेजेंटेशन के लिए स्पेस मिलती है।
नेगेटिव रोल। अगर पॉलिटिक्स में सिर्फ कास्ट के इश्यूज पर फोकस किया जाए तो बाकी जरूरी टॉपिक्स जैसे पॉवर्टी, डेवलपमेंट और करप्शन से अटेंशन डाइवर्ट हो सकता है। तो यहाँ हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कास्ट का पॉलिटिक्स पे इन्फ्लुएंस कॉम्प्लेक्स है। जहाँ एक तरफ कास्ट ग्रुप्स को एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन मिलता है, वहीं दूसरी तरफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स अननेसेसरी टेंशंस और मेजर इश्यूज से डाइवर्जन भी ले सकता है। उम्मीद है आपको सभी कवर किए गए टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इजी नोट्स या क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप विजिट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट socialsciencesimplified.com पर। लास्टली, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।